आज हम संविधानवाद पर चर्चा करेंगे। संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संगठित सामाजिक जीवन व्यवस्थित समाज की मांग करता है और व्यवस्थित समाज में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग स्वयं सिद्ध है। राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग न हो, शासकों का व्यवहार सम और निष्पक्ष बना रहे, नागरिकों की मूल स्वतंत्रताओं में अनुचित हस्तक्षेप न हो और राजनीतिक समाज शांति में साधनों से अपने आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं की ओर निरंतर अग्रसर होता रहे तथा इस प्रकार के अन्य लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन की शक्तियों पर प्रभावकारी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। शासन पर नियंत्रण, शासन की शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर वितरण, संक्षेप में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को राजनीतिक शब्दावली में संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद कोई नवीन अवधारणा नहीं है, यह सत्य है कि इसका अधिक विकास आधुनिक समय में हुआ है। भारतीय विद्वानों ने राजा की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण की व्यवस्था की थी। यूनान, रोम, चीन और बेबीलोनिया में विधि के अनुसार शासन पर जोर दिया गया था। ब्रिटेन का आधुनिक इतिहास संविधानवाद के संघर्ष का इतिहास रहा है। इसने संविधानवाद की मूल अवधारणाओं, विधि का शासन, सीमित और उत्तरदायी शासन, लोक प्रभुता और नागरिकों की मूल स्वतंत्रता, उनकी सुरक्षा आदि का विकास किया है। इसकी मूल अवधारणा है कि शक्ति शक्ति को काटती है और शक्ति शक्ति पर नियंत्रण रखती है। संविधान का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की मांग करता है जो सीमित हो, जो विधि और नियमों का संचालन हो। यह व्यवस्था व्यक्ति के स्थान पर विधि के शासन को सर्वोच्चता प्रदान करती हो। यह ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की मांग करती है जिसमें शक्तियों का वितरण हो और जिसमें शासन के तीनों अंगों, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो। यह ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग करता है जिसमें नियतकालिक एवं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हों, जिसमें शासन संसद के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। संविधानवाद शक्तियों के विभाजन द्वारा शासन के कार्यों पर प्रभावकारी नियंत्रण की व्यवस्था है। केसी वैयर कहते हैं कि संविधानवादी शासन का अर्थ किसी संविधान के कानूनों के अनुसार शासन किए जाने से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है स्वेच्छाचारी शासन के विपरीत प्रकृति वाले कानूनों के अनुसार शासन। संविधानवाद के दो आधार स्तंभ हैं, पहला है संविधान और दूसरा है संवैधानिक शासन। संविधान संविधानवाद का मुख्य आधार है। यह लिखित हो अथवा अलिखित, यह एक संगठन होता है जिसमें उन सिद्धांतों का वर्णन होता है जिन पर राजनीतिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं आधारित होती हैं। जैसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया। ये क्या है, संविधान क्या है, एक लिखित प्रलेख है जिसमें सभी नियमों, कानूनों, विधियों आदि का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर भारत की और भारत के विभिन्न राज्यों की शासन व्यवस्थाओं का संचालन होता है। सर जेम्स मेकिन्स तो कहते हैं कि संविधान राज्य के लिखित या अलिखित मूलभूत कानूनों की एक ऐसी निकाय है जो उच्चतर दंडाधिकारियों के अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिकारों और नागरिकों के अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों को नियमित करती है। जॉर्ज कॉर्नवाल लेविस के अनुसार संविधान सर्वोच्च शक्ति की व्यवस्था है एवं वितरण तथा शासन के स्वरूप को प्रकट करती है। हरमन फाइनर कहते हैं कि संविधान आधारभूत संस्थाओं की व्यवस्था है। अब हम कह सकते हैं कि संविधान क्या है। जैसे राज्य के शासन के स्वरूप और संगठन को निश्चित करता है, शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों, कार्यों को, उनके पारस्परिक संबंधों को निश्चित करता है, नागरिकों की मूल स्वतंत्रताओं को निश्चित करता है, व्यक्ति के बीच, व्यक्ति तथा नागरिक व शासन के बीच संबंधों को व्यवस्थित करता है। दूसरा है संवैधानिक शासन। संविधान के अस्तित्व मात्र से संवैधानिक शासन की पहचान नहीं हो सकती। वह एक स्वेच्छाचारी, निरंकुश या सर्वसत्ताधारी शासन भी हो सकता है। नाजी जर्मनी में संविधान तो था, परंतु शासन हिटलर और उसके दल के स्वेच्छाचारी पर आधारित था। पूर्व सोवियत संघ में स्टालिन काल में संविधान तो था, परंतु सर्वत्र स्टालिन के स्वेच्छाचारिता व्याप्त थी। केसी वैयर कहते हैं कि संवैधानिक शासन संविधान के अनुसार शासन से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। इसका अर्थ है ऐसा शासन जो शासन की सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की इच्छाओं और क्षमताओं से सीमित न हो, बल्कि संविधान के नियमों से सीमित हो। ब्लांडेल कहते हैं
कि संविधानवाद एक आयाम है जो पूर्ण संवैधानिक शासन और विशुद्ध असंवैधानिक शासन तक विस्तृत होता है। इसकी प्रकृति को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है इसमें नियमानुकूल शासन। संविधानवाद नियमानुकूल शासन होता है। इसमें शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या दल की स्वेच्छाचारिता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि विधि पर निर्भर करती है। दूसरा है सीमित एवं नियंत्रित शासन। इसमें शासन की शक्तियां सीमित होती हैं, असीमित नहीं। इसमें शासन पर नियंत्रणों की एक प्रभावकारी, सुनिश्चित एवं स्पष्ट व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है इसमें शक्ति का विभाजन। संविधानवाद की धारणा है कि शक्ति शक्ति को काटती है, इसलिए शक्ति का शक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। अनियंत्रित शक्ति निरंकुशतावाद को जन्म देती है। अतः शक्ति के केंद्रीकरण और दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्तियों का राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर वितरण होना चाहिए। कार्ल जे फेडरिक कहते हैं कि शक्ति विभाजन सभ्य शासन का आधार है और यही संविधानवाद है। चौथा इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था और पांचवा इसमें उत्तरदायी शासन। संविधानवाद उत्तरदायी शासन की मांग करता है। इसका अर्थ है कि शासन संविधान द्वारा निर्धारित मर्यादाओं से बंधा हुआ है और वह उन्हें मानने के लिए बाध्य है। शासन प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी है और उसके माध्यम से जन समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। नागरिकों के मूल अधिकार एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, ये दोनों विशेषताएं, जैसा कि कार्टर और हर्ष कहते हैं कि संविधानवाद की सामान्य और अनिवार्य विशेषताएं हैं। शांति में शासन परिवर्तन। संविधानवाद शासन अथवा शासकों के परिवर्तन हेतु शांति में साधनों का समर्थन करता है, हिंसक या क्रांतिकारी साधनों का नहीं। यह परिवर्तन हेतु मतपत्रों का सहारा लेता है, गोली का नहीं। नेक्स्ट है मूल्य युक्त अवधारणा। संविधानवाद एक मूल्य युक्त अवधारणा है। यह राजनीतिक लोगों के विचारों, विश्वासों, आस्थाओं, मान्यताओं और जीवन स्तर से संबंधित होती है। अब हम देखेंगे संविधान और संविधानवाद में अंतर। पहला इसमें परिभाषा में अंतर। संविधानवाद एक विचार या अवधारणा है, जबकि संविधान एक संगठन या एक लिखित या अलिखित प्रलेख है। संविधानवाद में राष्ट्र के मूल्य, विश्वास, आदर्श और आस्थाएं शामिल होती हैं, जबकि संविधान में इन सिद्धांतों का कोई वर्णन नहीं होता, जिनके आधार पर शासन की शक्तियां और शासकों के अधिकारों के बीच संबंधों का समायोजन होता है। दूसरा उत्पत्ति में अंतर। संविधानवाद सर्वदा विकास का परिणाम होता है, जबकि संविधान सामान्यतः निर्मित होते हैं। तीसरा है प्रकृति या स्वरूप में अंतर। संविधानवाद में मूल्यों की प्रधानता होती है, जबकि संविधान में सुव्यवस्था की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है क्षेत्र में अंतर। संविधानवाद एक व्यापक अवधारणा है, जबकि संविधान एक अनन्य या एकनिष्ठ वास्तविकता है। अब हम देखेंगे संविधानवाद के प्रमुख तत्व। सबसे पहला है इसमें आधारभूत शासन संस्थाओं की स्पष्ट व्यवस्था। संविधान लिखित हो अथवा अलिखित संविधानवाद के लिए आवश्यक है कि उसमें शासन की संस्थाओं एवं उनके पदाधिकारियों, जैसा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संगठन, कार्यों, शक्तियों और उनके पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्यवस्था हो। दूसरा है राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण की व्यवस्था। यह संविधानवाद का आधारभूत तत्व है। नियंत्रणों की व्यवस्था में ही संविधानवाद का अस्तित्व बना रहता है। नियंत्रण ही शासन शक्तियों को सीमित करते हैं और स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हैं। तीसरा इसमें विकास की दिशा का निर्धारण करता। यह संविधानवाद को व्यवहारिक, सजीव और गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संविधानवाद को केवल वर्तमान की ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों की आकांक्षाओं, लक्ष्यों और प्रतिभा का भी प्रतीक होना चाहिए। और लास्ट इसके अंतर्गत राजनीतिक शक्ति संगठन। यह तो शासन की वैधता और संविधानवाद की अभिव्यक्ति और व्यवहार्यता के लिए आवश्यक। आइए अब हम देखते हैं संविधानवाद की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पहला है मूल्य युक्त अवधारणा। संविधानवाद एक मूल्य युक्त अवधारणा या विचार है। यह समाज के उन मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों आदि पर आधारित होता है जो समाज अर्थात राष्ट्र को प्रिय होते हैं और जिनकी रक्षा करने हेतु वह बड़े से बड़ा त्याग या बलिदान करने के लिए तैयार होता है। दूसरा इसमें स्थिरता युक्त गतिशील अवधारणा। संविधानवाद की विशेषता यह है कि एक गतिशील अवधारणा होते हुए भी इसमें स्थिरता पाई जाती है। यह अपने आप को समय अनुकूल बनाए रखती है और समाज में हो रहे या आ रहे परिवर्तन को अपने में समाहित कर लेती है। जैसे फेडरिक कहते हैं कि संविधानवाद विकास की प्रक्रिया है।
तीसरा है संस्कृति से संबंध अवधारणा। संविधानवाद राष्ट्र की संस्कृति से विशेष रूप से संबंध अवधारणा है। वस्तुतः राष्ट्र की संस्कृति ही संविधानवाद का ताना बाना बुनती है। जिन मूल्यों, आदर्शों और आस्थाओं पर संविधानवाद आधारित होता है वे शून्य में पैदा नहीं होते, बल्कि वे उसी समाज की उपज होते हैं जिनमें वे होते हैं। चौथी है सहभागी अवधारणा। जिन मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि में किसी एक राष्ट्र की निष्ठा होती है या हो सकती है, वे किसी दूसरे राष्ट्र या अन्य राष्ट्रों की निष्ठा भी उन्हीं में हो। ऐसी स्थिति में अनेक राष्ट्रों में मूल्य, विश्वास और आदर्श एक से होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रमुखतः साध्य मूलक अवधारणा। संविधानवाद का संबंध साध्यों से अधिक है, साधनों से कम। संविधान आधारित अवधारणा। संविधानवाद का आधार स्तंभ है, यह उसकी आधारशिला है। संविधान में उन मूलभूत मूल्यों और आदर्शों का समावेश होता है जिनमें कोई राजनीतिक समाज विश्वास करता है। संविधान में नागरिकों के विश्वासों और आस्थाओं का समावेश ही उसके प्रति विश्वास और लगाव पैदा करता है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत शासन का विधि के अनुसार संचालन। शासन व्यवस्था का विधि के अनुसार संचालन होता है। ये देश की सर्वोच्च विधि होती है। और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका। संविधानवाद में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के दबाव और नियंत्रण से मुक्त रहकर अपनी स्वतंत्र तथा निष्पक्ष भूमिका का निर्वहन करती है। आइए अब हम देखते हैं कि अपनी इस वर्तमान व्यवस्था में संविधानवाद कैसे पहुंचा, यानी कि संविधानवाद का विकास। सबसे पहला है यूनान में संविधानवाद। संविधानवाद के विकास में यूनानी दार्शनिकों का पहला स्थान है। राजनीतिक पृथकवाद यूनानी सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी। यूनान में नागरिक वह था जो न्याय, प्रशासन और विधान कार्य में सक्रिय भाग लेता था, अर्थात नागरिकता संप्रभुता के निष्पादन में साझेदार थी। कैटलिन कहते हैं कि समाज नगर है और उसका नीति शास्त्र नागरिक शास्त्र है। अरस्तु के अनुसार राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। प्लेटो अपने रिपब्लिक में कहते हैं कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या इस विश्व के राजाओं में दर्शन की भावना और शक्ति नहीं होती, तब तक नगरों और उसकी विपत्तियों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। दूसरा इसमें रोम में संविधानवाद। रोम के दार्शनिकों ने तथा रोम साम्राज्य के शासकों और शासकों ने ऐसे सिद्धांतों को जन्म दिया जिन्हें संविधानवाद के विकास में शामिल कर लिया गया। उदाहरणतः उन्होंने सरकार के निश्चित उपकरण के रूप में संविधान का विकास किया। उनका संविधान दृष्टांतों, स्मृतियों, कथनों, रीति रिवाजों, व्यवहारों, विश्वासों, आस्थाओं, विधियों, संविधियों आदि में विद्यमान था। रोम में राजतंत्र की समाप्ति के बाद गणराज्य मिश्रित रहा। सम्राट की प्रसन्नता प्रसाद सत्ता की लोगों के प्रति राजनीतिक सत्ता के अंतिम स्रोत। रोम वासियों ने आचार संहिता, नीति शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को समाज और राज्य को एक दूसरे से अलग किया। तीसरा है मध्य युग में संविधानवाद। मध्य युग एक सामंती युग था। सेंट ऑगस्टाइन और संत एक्विनास के विचारों के कारण राजनीतिक सत्ता धार्मिक चर्च सत्ता के अधीन रही। इस पर भी परिषदीय आंदोलन ने संविधानवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राष्ट्रीय राज्यों का विकास होने से राजनीतिक सत्ता की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया गया। इसमें आधुनिक संवैधानिक राज्यों का वास्तविक बीजारोपण किया और व्यवहारिक राजनीतियों को कानूनों पर आधारित किया। नेक्स्ट है पुनर्जागरण काल में संविधानवाद। पुनर्जागरण मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पुनर्जागरण था। इसकी मान्यता थी कि मानव अपने जीवन का स्वयं निर्माता है। यह विश्व विकासशील है और इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। मानव सभी वस्तुओं का मापदंड है। इसने देववाद, चर्चवाद, बाइबलवाद और सामंतवाद की कब्र खोद दी। नेक्स्ट है इसमें इंग्लैंड में संविधानवाद। इंग्लैंड संविधानवाद का घर रहा है। जैसा C.F. स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि शताब्दियों तक उदारवादी संस्थाओं को निरंतर जीवन प्रदान किया है, जबकि अन्यंत्र ये या तो मृत थी या इन्हें कभी जीवन प्रभाव नहीं हुआ। इसने विश्व के सभी भागों में उन समुदायों के बीच अपनी संस्थाओं का विकास होने दिया जिनकी कि वह स्वयं जन्मी थी। फ्रांस में संविधानवाद। संविधानवाद के विकास में फ्रांस का प्रमुख योगदान उसकी राष्ट्रीय सभा थी। 1789 की मानव अधिकारों की घोषणा। अमेरिका में संविधानवाद
इसमें सबसे पहला दिया है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776। सभी व्यक्तियों को समान उत्पन्न किया गया है, सृष्टिकर्ता ने उन्हें कुछ अहरणीय अधिकार प्रदान किए हैं। और दूसरा है इसमें शक्ति को काटती है। अब हम देखेंगे संविधानवाद की कुछ भिन्न अवधारणाएं। पहली है उदार लोकतांत्रिक अथवा पश्चिमी अवधारणा। उदार लोकतांत्रिक अथवा पश्चिमी अवधारणा उदारवाद का दर्शन है। इसका साध्य तत्व है व्यक्ति की स्वतंत्रता, साधन तत्व है और सीमित या प्रतिबंधित शासन। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसकी राजनीतिक समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा लोक कल्याण पर जोर दिया जाता है। दार्शनिक आधार कहते हैं कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा, इसमें राजनीतिक समानता होनी चाहिए। तीसरा, इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए लोगों को। और चौथा, इसमें लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। संस्थाकार आधार पर ये कहते हैं कि इसमें जो शासन व्यवस्था है वो विधि द्वारा संचालित होनी चाहिए, यानी कि विधि का शासन पाया जाना चाहिए। दूसरा, नागरिकों के मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। जैसे पीटर एच मरकर कहते हैं कि संविधानवाद के सजीव अंतर्गत भाग माने जाते हैं वे हैं, पहला व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा अंतःकरण की स्वतंत्रता, तीसरा समान लाभ व अवसरों की उपलब्धता और चौथा है राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता। तीसरा, इसके अंतर्गत पाया जाता है शक्ति विभाजन। यह संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा का सार या मूलाधार है। फेडरिक कहते हैं कि विभाजित शक्ति को ही संविधानवाद की संज्ञा दी जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। यह संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह क्षेत्राधिकार के अतिक्रमण और शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध एक प्रभावकारी अवरोधक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत नियतकालीन चुनाव पाए जाते हैं। नियतकालीन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जन इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम होता है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत राजनीतिक दल व दबाव समूह। लोकतांत्रिक संवैधानिक शासन को नियंत्रित करने के प्रमुख साधन है राजनीतिक दल और दबाव समूह। जेनिक्स कहते हैं कि जब तक विपक्ष विद्यमान है अधिनायक तंत्र हो ही नहीं सकता है। संचार एवं अभिव्यक्ति के विविध शासन ये राजनीतिक शक्ति के प्रयोग पर न्यूनाधिक मात्रा में प्रभाव डालते हैं। ये शासन को सीमित रखने, लोगों को सूचनाएं प्रदान करने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। दूसरी है साम्यवादी अवधारणा। साम्यवादी अवधारणा कहते हैं पहला, एक वर्गीय संस्था के रूप में। साम्यवादी अवधारणा के अभिमत में राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसका उद्भव बुजुर्ग वर्ग के हितों की रक्षा हेतु हुआ है और जिसका अस्तित्व सर्वहारा वर्ग के दमन और शोषण के लिए विद्यमान है। जैसा हमने मार्क्सवाद के अंतर्गत पढ़ा। साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स ने लिखा है कि राज्य संपूर्ण बुर्जुआ के सामान्य उद्देश्यों का प्रबंधन करने के लिए उसकी कार्यकारी संपत्ति है। एंजल्स कहते हैं कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। नेक्स्ट है इसमें शासन पूंजीपतियों के हाथों का खिलौना मात्र बन जाता है, वह उसी वर्ग के हितों की रक्षा करता है जिसके हाथों में आर्थिक सत्ता है। तीसरा, इसके अंतर्गत आर्थिक शक्ति की सर्वोच्चता। साम्यवादी अवधारणा आर्थिक शक्ति को अन्य सभी शक्तियों में सर्वोच्च और सर्वोपरि मानती है। समाज के जिस वर्ग के हाथों में आर्थिक शक्ति होती है वह जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। संविधान की पाश्चात्यवादी व साम्यवादी अवधारणा में अंतर। पश्चिमी अवधारणा समाज के मूल्य, आदर्शों और आस्थाओं पर आधारित होती है। इसमें संविधानवाद व उन संस्थाओं के प्रक्रियाओं को स्थापित किया जाता है। पश्चिमी अवधारणा शासन की शक्तियों को सीमित रखने के उद्देश्य से उस पर संस्थागत व प्रक्रियात्मक प्रबंधों की व्यवस्था करती है। साम्यवादी अवधारणा पश्चिमी अवधारणा को भ्रामक कहती है और उसकी अवमानना भी करती है। ये पश्चिमी संसदीय प्रणाली को पाखंड छद्म भी कहते हैं और इसे बुर्जुआ व्यवस्था का दमनकारी और शोषणकारी नमूना कहते हैं। अब देखेंगे हम विकासशील देशों में संविधानवाद। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में संविधानवाद के सुनिश्चित आधारों को अभी तक विकसित नहीं किया जा सका है और यहाँ की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना और प्रक्रिया अभी संक्रमण या परिवर्तन की अवस्थाओं में है। इनकी प्रमुख समस्या निम्न प्रकार है। पहला है राष्ट्रीय अभिज्ञान या पहचान की समस्या। इन राष्ट्रों में राष्ट्रीय पहचान की मुख्य समस्या है। इसके लिए संविधानवाद के पश्चिमी नमूनों के पूर्णतः अपनाकर
इसलिए सरल नहीं है क्योंकि इन्होंने हाल ही में पश्चिमी साम्राज्य शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त की है। दूसरा, वे अपने संविधान को मिट्टी से जुड़ा हुआ रूप प्रदान करना चाहते थे ताकि सर्वसाधारण की मांगों व आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। तीसरा, ये देश अपनी निर्धनता पर जल्दी से जल्दी काबू पाना चाहते हैं। और चौथा, इन देशों में जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं पाई जाती हैं वे उन्हें दूर करना चाहते हैं। दूसरा है संस्थाओं व प्रक्रियाओं की अनिश्चितता। इन देशों में संविधान ने जिन संस्थाओं और प्रक्रियाओं को संस्थापित किया है वे अभी तक अनिश्चितता की स्थिति में, ये देश अभी तक ये निश्चित नहीं कर पाए कि संविधानवाद का कौन सा नमूना उनके मूल्य, आदर्शों और आस्थाओं के अनुकूल है। तीसरा है बहुलवादी समाज। ये देश बहुलवादी हैं, इनमें धर्म, जाति, भाषा आदि की अनेक विविधता है। इन विविधताओं के कारण राष्ट्रीय संस्कृति पर उप संस्कृतियों अथवा राष्ट्रीयताओं का दबाव पड़ता रहता है और प्रत्येक उप संस्कृति सत्ता में भागीदार बनना चाहती है, जिससे समाज में तनाव और संघर्ष, अशांति और अस्थिरता पैदा होती है। चौथा, औचित्य या वैधता की समस्या। इन देशों में राजनीतिक शक्ति पर औचित्य के प्रश्न की तलवार हमेशा लटकी रहती है। इन देशों में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं और यदि होते भी हैं तो पराजित पक्ष उनके निर्णय को स्वीकार नहीं करता और देश गृह युद्ध की समस्याओं में चला जाता है। आइए अब हम देखते हैं संविधानवाद की समस्याएं तथा उनका समाधान। पहला है युद्ध एवं युद्ध जैसा वातावरण। यह संविधानवाद की सबसे बड़ी चुनौती है। यह संवैधानिक शासन, जैसा कि केसी वेयर कहते हैं, कि प्रथम शत्रु है। युद्ध एवं युद्ध जैसा वातावरण तनाव एवं सशस्त्र विद्रोह जैसे संगठनों को उत्पन्न करता है। पिनाक स्मिथ कहते हैं कि तनाव असहिष्णुता को जन्म देता है। शक्तियों का केंद्रीकरण और राजनीतिक संस्थाओं को कुंठित करना दोनों ही संवैधानिक शासन के विरुद्ध हैं। दूसरा, इसमें संकटकालीन व्यवस्थाएं। संविधान काल में संकटकालीन व्यवस्थाएं संविधानवाद पर लटकी हुई तलवार की भांति होती हैं। जिन शक्तियों को संकटन का सामना करने के लिए प्राप्त किया जाता है उनका शांति काल में भी राजनीतिक विरोधियों का दमन करने हेतु प्रयोग किया जाता है और उन्हें कानून पुस्तक, स्टैट्यूट बुक का स्थायी अंग बना लिया जाता है। केसी वेयर कहते हैं कि अस्थायी अधिनायक तत्व के स्थायी और सुस्थापित अत्याचार व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। तीसरा है निरंकुशतावाद। निरंकुशतावाद शासन का स्वरूप कुछ भी हो, यह सर्वाधिकारवादी, एकदलीय, फांसीवादी, नाजीवादी, सरवारा वर्ग के अधिनायकवादी शासन का स्वरूप ग्रहण कर सकता है और निरंकुश शासन निरपेक्ष, स्वेच्छाचारी और बंधनहीन शक्तियों पर आधारित होता है। केसी वेयर कहते हैं कि संवैधानिक शासन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भिन्न रूपों में निरंकुशतावाद की शक्ति कितनी है। जैसे जैसे वह बढ़ता है संवैधानिक शासन पीछे हटता है। चौथा, इसके अंतर्गत जन असंतोष। जन असंतोष संविधानवाद की प्रक्रिया को अवरुद्ध बनाकर औरों को संवैधानिक शासन को अस्थिर बनाता है। जन असंतोष की स्थिति में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती है। नेक्स्ट, इसमें गैर राजनीतिक क्षेत्रों में संविधानों का प्रवेश और लास्ट इसमें अस्थिर व दिशाहीन शासन। इस प्रकार का शासन भी संविधानवाद के लिए एक सामान्य समस्या हो सकता है। संसद में पूर्ण राजनीतिक समर्थन के अभाव में शासन कठोर व दीर्घकालीन निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता। साथ ही यहाँ पर कार्यभार की अधिकता पाई जाती है और मिश्रित कठिनाइयाँ हैं, जैसे नेतृत्व पूजा, लोकतांत्रिक संवैधानिक परंपराओं का अभाव, नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियाँ, जनता की उदासीनता, जनसंचार के साधनों पर नियंत्रण व उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह आदि। संविधानवाद की समस्याओं के समाधान हेतु कुछ सुझाव। पहला है राष्ट्रीय एकीकरण को प्राप्त करने की कोशिश। दूसरा है लोकतांत्रिक व उत्तरदायी शासन। प्रतिनिधि और उत्तरदायी शासन द्वारा शासन से निरंकुशतावाद को दूर रखा जा सकता है और लोकतंत्र की अधिक से अधिक मात्रा अर्थात संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा हेतु संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था। तीसरा, इसमें सामर्थ्यवान या सशक्त शासन। सीमित लोकतांत्रिक एवं उत्तरदायी शासन का यह कदापि अर्थ नहीं है कि शासन ढुलमुल हो। शासन को सामर्थ्यवान होना चाहिए और उसमें कठोर एवं अलोकप्रिय निर्णयों को आवश्यकता अनुसार लेने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। चौथा है सामाजिक और आर्थिक सुदृढ़ता। समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक विषमताएं, बेरोजगारी और अभाव की स्थितियां सर्वसत्तावादी प्रवृत्तियों को जन्म देती है। नेतृत्व लोक या सामान्य हित के नाम पर अधिक से अधिक शक्ति को केंद्रित करने का प्रयास करता है।
5वां है लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक मूल्यों को सुनिश्चित एवं सुरक्षित रखने में अत्यधिक सहायक होती है। 6 है इसमें संघवाद अथवा संघीय शासन। संघवाद भी संविधानवाद और संवैधानिक शासन को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो शक्ति के न केवल राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और प्रादेशिक विभाजन पर आधारित होती है, बल्कि शासन अंगों में भी शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होती है और विविधता में एकता को जन्म देती है। लास्ट है इसके अंतर्गत परिवर्तनशीलता। संविधानवाद कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जो गतिशील न हो। कोई संविधान ऐसा नहीं होता जब पूर्णतः अमान्य या अनाम्य कठोर हो। प्रत्येक संविधान में अपने विकास के तत्व विद्यमान होते हैं ताकि ये समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल सके। सारांश में हम कह सकते हैं कि संविधानवाद के साथ संविधान, लोकतंत्र, विधि का शासन, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा मूल्य संबंध होते हैं। थैंक यू।